हाँ, सो ये हमने इसकी यूटिलिटी डिस्क्राइब कर ली कि डायगनलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ये आपको पावर ऑफ अ मैट्रिक्स बहुत आसानी से, बहुत क्विकली आप किसी मैट्रिक्स का n पावर बहुत क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोसेस ऑफ डायगनलाइजेशन। अब यहाँ पर आपके पास है ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर आप जिस मैट्रिक्स को आप डायगनलाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो आपके मैट्रिसेस इन्वॉल्व हैं, अगर वो यूनिटरी है, फॉर एग्जांपल ये जो मॉडल मैट्रिक्स है, इफ P इज ऑर्थोगोनल या यूनिटरी, अगर ये P मैट्रिक्स जो हम बनाते हैं, जो मॉडल मैट्रिक्स हम बनाते हैं, अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो या यूनिटरी मैट्रिक्स हो, तो फिर इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑर्थोगोनल सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या यूनिटरी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और इससे डायगनलाइजेशन बहुत आसान होती है। सो लेट्स डिस्कस दिस इन अ बिट डिटेल। सो ऑर्थोगोनल सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मैं इसको बारी बारी कर लूंगा। ऑर्थोगोनल सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये यहां से आपके पास है, इफ A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक कौन सा होता है, अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले तो ट्रांसपोज के बाद वो मैट्रिक्स उसी के बराबर ही रहता है। तो अगर A सिमेट्रिक है, और आपको याद होगा कि हमने आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देन क्या होता है, आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। फिर हम अगर इसके आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे तो वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होती है। आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। बेशक अगर आप इनको यूनिट वेक्टर भी बना ले तो तब भी ये ऑर्थोगोनल या नॉर्मलाइज ऑर्थोनॉर्मल रहेंगे। एज पी हम कैसे बनाते हैं, अगर 2 by 2 की बात करूं, इस तरह से ना, इसको यहां पर आइगन कॉलम में वेक्टर रख है। लेंगे और इसको यहां पर कॉलम में रख लेंगे, तो एक 2 by 2 मैट्रिक्स बनेगा जिसका पहला कॉलम पहला आइगन वेक्टर होगा और दूसरा कॉलम दूसरा आइगन वेक्टर होगा। लेकिन हमने यहां पर देख लिया है कि ये जो आइगन वेक्टर्स हैं x1 और x2, ये क्या है, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल है। सो दिस इंप्लाइज दैट ये जो p मैट्रिक्स है, p मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के ऊपर हमारा बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन रहा है इस कोर्स के अंदर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनके कॉलम्स या जिनके रोज आपस में परपेंडिकुलर हो या आपस में ऑर्थोगोनल हो। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए इनवर्स किसके बराबर होता है, फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि P इंटू P ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। समझ रहे बात या नहीं, अगर ये मैट्रिक्स यस सर। ऑर्थोगोनल है, ये P मैट्रिक्स, आइडेंटिटी। अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या क्राइटेरिया है कि P इंटू P ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी। अब इस मैट्रिक्स को दोनों तरफ से इस तरह से मल्टीप्लाई कर ले, तो इससे क्या बनेगा, दिस इंप्लाइज दैट ये चीज आपके पास आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय P एनी मैट्रिक्स, transpose is equal to P inverse. एग्जैक्टली, वेरी गुड। P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P इनवर्स। अब आपका डायगनलाइजेशन प्रोसेस क्या है, डायगनलाइजेशन प्रोसेस क्या है, डायगनलाइजेशन प्रोसेस ये है कि P इनवर्स A P इज इक्वल टू D। और उस डायगनलाइजेशन में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और उस स्टेप ये है कि हम जब P मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो फिर हमें P का इनवर्स भी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर आपका P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो P इनवर्स किसके बराबर होता है, पी ट्रांसपोज। P ट्रांसपोज के। तो मैं इसको यहां पर पुट कर लूंगा, तो मेरा डायगनलाइजेशन का इक्वेशन क्या बनेगा, P transpose की P ट्रांसपोज A P इज इक्वल टू डी। D। इसको कहा जाता है ऑर्थोगोनल सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ऑर्थोगोनल
सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप में से कोई बता सकता है कि इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे एडवांटेज हमें क्या मिला है? इनवर्स से सर बच उधर गए। इनवर्स फाइंड मुश्किल करने से था। बच गए। हमें इनवर्स बहुत आसानी से मिल गया इस इक्वेशन के थ्रू, क्योंकि डायगोनलाइजेशन प्रोसेस में, ये डायगोनलाइजेशन का प्रोसेस है या उसका डेफिनेशन है, इस डायगोनलाइजेशन में मुझे पी इनवर्स की जरूरत थी, और वो पी इनवर्स फाइंड करना 3/3 के लिए, 4/4 के लिए, आपको पता है इनवर्स कितना टीडियस जॉब है किसी हाई ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए। 2/2 के लिए तो इजी है, 3/3 के लिए भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आपको वो कोफैक्टर वाला मेथड जब आप अप्लाई करते हैं तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन जब आपका मैट्रिक्स, ये पी मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो ये स्टेप आसान हो जाता है डायगोनलाइजेशन में। और इस पूरे सेटअप को इस प्रोसेस से या इस वाले इक्वेशन से, ये वाला जो इक्वेशन है P ट्रांसपोज ए पी मल्टीप्लाइड बाई डी, P ट्रांसपोज ए मल्टीप्लाइड बाई पी से डायगोनल फॉर्म में जाना, इस वाले तरीके को या इस प्रोसीजर को कहा जाता है ऑर्थोगोनल सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और ये आपकी डायगोनलाइजेशन प्रोसेस को बहुत आसान कर देता है। क्लियर है ये बात या नहीं? यस सर क्लियर। नेक्स्ट, ये आपका हो गया ऑर्थोगोनल सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये नेक्स्ट, बॉटम लाइन में हम पी ट्रांसपोज पी की वजह बॉटम लाइन में हम क्या कर रहे हैं आपकी? सर ये पी ट्रांसपोज ए पी है, ये जब हम पी ट्रांसपोज पी के बजाय आइडेंटिटी लिख ले। यहाँ पर ये आप नहीं लिख सकते, इसके अंदर ए मल्टीप्लाइड हुआ है, ये अगर दोनों साथ होते तो तब आइडेंटिटी। यहाँ से देख ले, मैं यहाँ पर आइडेंटिटी, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, ये आइडेंटिटी के बराबर है। समझ रहे बात? क्योंकि ये दोनों अगर, या यहाँ पर यस सर, ये प्रोसेस आप यस नहीं सर, कर यस सकते, सर, ठीक है? हाँ, सो साथ है। नेक्स्ट, हाँ, एक दूसरे बीच में अगर दूसरा मैट्रिक्स ना हो तो तब आप कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर है। नेक्स्ट, ये तो हो गया ऑर्थोगोनल सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट मेरा है next is यूनिटरी। unitary similarity transformation, and then we will do problem. So unitary similarity transformation. सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर क्या है, पिछले ऑर्थोगोनल सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमें ए गिवन था वो सिमेट्रिक था। अब यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसेस में आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस पे आ गए हैं। तो सिमेट्रिक का एनालॉग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एनालॉग सिमेट्रिक का? हर्मिटियन। हर्मिटियन, वेरी गुड। इफ ए इज इक्वल टू ए डैगर, कि अगर आपका ए क्या हो, हर्मिटियन हो, ए देगर के बराबर। देन अगेन इसकी आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? आइगन वेक्टर ऑर्थोगोनल होते हैं। देन आइगन वेक्टर्स ऑफ ए आर ऑर्थोगोनल। ये भी हमने एक थ्योरम देखा हुआ है प्रॉपर्टीज के अंदर। एंड इट्स हर्मिटियन आइगन वैल्यू आर मैट्रिसेस रियल। के भी आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होते हैं, लेकिन ये कब होते हैं? इफ लैम्डास आर डिफरेंट। और ये सिमेट्रिक के लिए भी है, ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कब होंगे? इफ लैम्डास आर डिस्टिंक्ट। डिफरेंट या डिस्टिंक्ट। सेम अगर आ जाए तो फिर डीजेनरेट स्पेक्ट्रम आता है, और फिर जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑर्थोगोनल या लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाए। हाँ, सो नेक्स्ट, अब अगर ये कंडीशन हो कि हमारा जो मैट्रिक्स है, इफ ए इज इक्वल टू ए डैगर, अगर ए और ए हर्मिटियन, अगर ए मैट्रिक्स हर्मिटियन है, देन उसके आइगन वेक्टर्स क्या होंगे? अगेन ऑर्थोगोनल होंगे। अब उससे अगर मैं पी मैट्रिक्स बनाऊंगा, सपोज ये ए 2/2 मैट्रिक्स है या 3/3 मैट्रिक्स है, लेट सपोज x1 है, x2 है और x3 है, तीन 3/3 मैट्रिक्स अगर है ये ए, ये वाला, तो इसके तीन आइगन वेक्टर्स बनेंगे ना, और वो यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, x2 x3। इधर इन प्लेसेस के ऊपर। अब मेरा पी मैट्रिक्स बन गया, लेकिन इस पी मैट्रिक्स के अंदर मुझे पता है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये क्या है आपस में?
ऑर्थोगोनल ये है। वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल है और ये कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो अब इस तरह के मैट्रिक्स को अगर ये वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं तो देन पी क्या कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? पी मैट्रिक्स को अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्थोगोनल का कॉम्प्लेक्स एनालॉग क्या होता है? ऑर्थोगोनल अगर ऑर्थोगोनल यूनिट मैट्रिक्स है और उसके एंट्रीज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएं तो फिर उनको क्या कहते हैं? कौन सा मैट्रिक्स होता है वो? यूनिटरी यूनिटरी। वेरी गुड। यूनिटरी यूनिट देन पी इज यूनिटरी। और यूनिटरी का डेफिनेशन क्या है? ए इंटू ए टाइगर इज इक्वल टू फॉर आइडेंटिटी। यूनिटरी मैट्रिसेस यहां पर आप लिख ले कि ये जो मॉडल मैट्रिक्स है, मॉडल मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिसेस के लिए जो मॉडल मैट्रिक्स बनेगा वो किस फॉर्म में होगा? वो यूनिटरी मैट्रिक्स बनेगा सिर्फ हर्मिशियन मैट्रिसेस के लिए। ठीक है। सो फॉर यूनिटरी मैट्रिसेस इस केस में इस मैट्रिक्स का नाम पी है तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूं कि पी इंटू पी इंटू डैगर इज पी इक्वल टू टाइगर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। identity. This implies that P inverse is equal to P dagger. समझ रहे हैं या नहीं? इसको मैंने थोड़ा सा क्विकली कर लिया। यस सर। अब आप डायगोनलाइजेशन वाले स्टेप पे आ जाएं। डायगोनलाइजेशन का स्टेप क्या है? P इनवर्स A इंटू P इज इक्वल टू इंटू पी इज इक्वल टू डी। डायगोनल। ठीक है। अब यहां पर इस केस में P इनवर्स किसके बराबर है? पी ट्रांसपोज डैगर। P डैगर, P ट्रांसपोज कंजुगेट। अब ये हमारे लिए आसानी पैदा कर रहा है। मेरा डायगोनलाइजेशन प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। P dagger A into P is equal to diagonal। इस इक्वेशन को कहा जाता है, इस वाले को, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी यूनिटरी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिटरी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसने भी वही उसी तरह ऑर्थोगोनल की तरह इसने भी बहुत आसानी पैदा कर दी है। और वो आसानी क्या है कि मुझे अपने डायगोनलाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो इनवर्स मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है, मुझे इनवर्स फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि इनवर्स किसके बराबर है इस केस में? हर्मिशियन या ट्रांसपोज डैगर कंजुगेट के या पी डैगर के। और पी डैगर बहुत इजी है एज कंपेयर टू इनवर्स ऑफ पी कैलकुलेट करना, अगर ये हायर ऑर्डर मैट्रिक्स हो। 3x3 के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस है इनवर्स फाइंड करना। सो ये हमारा डिस्कशन यहाँ पर डायगोनलाइजेशन से रिलेटेड रहा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम सर यहाँ पर एक जी क्वेश्चन है। जी जी पूछे। सर यहाँ अगर जो हमें आइगन वैल्यू मिलती है या अगर डिस्टिंक्ट हो फॉर एग्जांपल डिफरेंट हो तो हमेशा ये जो पी मैट्रिक्स बनता है ये ऑर्थोगोनल होगा एग्जैक्टली या अगर ये हर्मिशियन डिफरेंट, होगा। अगर ये डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं सो दिस इज गारंटीड कि आपके ये आइगन वेक्टर्स जो हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल होगा। एंड वी विल प्रूफ दिस थ्योरम इन इन वन ऑफ और फ्यूचर लेक्चर, जो कि शायद कल का जो लास्ट लेक्चर है हमारा लीनियर वेक्टर स्पेसेस का, उसमें मैं ये चीज़ आपको प्रूफ करके दे दूंगा। पहला तो मेरा प्लान था कि आई विल गिव यू दिस एज अ होमवर्क, और मैं भी आपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी किया हो, बट आई विल डू दिस फॉर यू कि हर्मिशियन मैट्रिसेस के लिए अगर आइगन वैल्यूज डिफरेंट है तो उसके आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल आते हैं। सो आई विल प्रूफ दिस फॉर यू बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके यूजेस। तो एक दफ़ा आपको इसको प्रूफ ज़रूर करना चाहिए। सो आई विल डू इट फॉर यू ओके सर थैंक्स। मे बी इन फ्यूचर, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो। ठीक है। सो लेट्स डू ओके अ प्रॉब्लम। हमने प्रोसेस रिमेंबर, ये जनरल प्रोसेस हमने 3x3 के लिए सीख लिया। ठीक है। और यही प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं 2x2 3x3 जो भी आपका मैट्रिक्स है, प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है। तो स्टेप्स एक दफा नोट कर लें एंड देन आई विल डू द प्रॉब्लम। स्टेप 1 में क्या होगा, क्विकली मैट्रिक्स मुझे गिवन होगा और मुझे क्या करना होगा, उसकी करिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड करना होगी। तो मैं फाइंड लैम्डास करना है। फाइंड करूंगा और मैं करिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करूंगा। तो स्टेप पहला मेरा हो गया। देन दूसरे स्टेप में बहुत आसान सा एक स्टेप है, जो आइगन वेक्टर्स मुझे मिले हुए हैं मैं उनको नॉर्मलाइज कर लूंगा। नॉर्मलाइज करेंगे। 2 स्टेप हो गए। ये बहुत इजी स्टेप है, इजी टू डू।
थर्ड स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं मॉडल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करूंगा, कंस्ट्रक्ट मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स किस तरह कंस्ट्रक्ट करूंगा कि जो आइगन वेक्टर्स मुझे मिले हुए हैं उनको यहाँ पर कॉलम्स में रख लूंगा, किसी भी ऑर्डर में, x1 यहाँ रखता हूँ, x2 यहाँ रखता हूँ, x3 यहाँ पर रखता हूँ, दिस इज अप टू यू, दिस इज वेरी आर्बिट्ररी। तो p मैट्रिक्स बन जाएगा स्टेप 3 में। स्टेप 4 जो है उसके अंदर मुझे p का इनवर्स बनाना होगा, जो p है उसका इनवर्स लेना होगा, और इनवर्स लेने से पहले मुझे चेक करना होगा कि ये जो p मैट्रिक्स है क्या इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है या नहीं है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है देन आई कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड कर लूंगा। और ये चीज अब हमने देख ली है, ये स्टेप नंबर 4 कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन और यूनिटरी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इस स्टेप 4 को बहुत आसान कर देते हैं। तो फिर मैं जो फिफ्थ स्टेप होगा मेरा, यहाँ पर मैंने फिफ्थ स्टेप जो मेरा होगा, फिफ्थ स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों मैट्रिसेस को, जो मुझे यहाँ से एक मैट्रिक्स मिला है p, यहाँ से मुझे मिला है p इनवर्स, और a मेरा मैट्रिक्स जो था वो मुझे पहले गिवन था, ये वाला मैट्रिक्स, इन तीनों मैट्रिक्स को मैं इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूंगा। a को मिडिल में रख लूंगा और उसके एक तरफ p होगा और दूसरी साइड पे इस तरफ उसका p इनवर्स होगा। जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा, और वो डायगोनल मैट्रिक्स किस तरह का होगा, उसमें ये सारी एंट्रीज जो है इस a मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी। सो ये 3x3 के लिए जनरल प्रोसीजर है, एंड लेट्स डू अ प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज यूजुअली द प्रॉब्लम इज वेरी इजी। मैंने 2x2 में इसको करना है। अब ये मुझे गिवन है ये वाला कि a मैट्रिक्स है और वो ये है। अब ये मैट्रिक्स मैंने डिलिबरेटली ये वाला लिया हुआ है क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। सो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में मैंने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी आइगन है, वैल्यू बल्कि मैं इसको थोड़ा सा, आइगन वैल्यूज फाइंड करें और आइगन वेक्टर वेक्टर्स फाइंड करें। अब इस मैट्रिक्स के लिए फॉर्चुनेटली हमने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स पहले से कैलकुलेट की हुई है। ये हमारा प्रॉब्लम जो पिछला लेक्चर रहा है, तो इसकी आइगन वैल्यू ये है और उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये है, और ये उसकी दूसरी आइगन वैल्यू है और ये उसका दूसरा आइगन वेक्टर है। सो लेट मी प्रोसीड टुवर्ड्स, तो ये स्टेप मेरा बच गया इस मैट्रिक्स को लेने से। स्टेप 2 क्या होगा जी, नॉर्मलाइज है। नॉर्मलाइज कर ले इसको, a का मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड या नॉर्म। तो इसका नॉर्म क्या आएगा या आई थिंक मैग्नीट्यूड क्या 5 आएगा, अंडर रूट, हाँ 1 5 स्क्वायर अंडर प्लस रूट नहीं 2 आएगा सर? स्क्वायर इस, ये स्क्वायर रूट में आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। सिमिलरली दूसरे का भी मैग्नीट्यूड यही आएगा, यस सर, ठीक 5 है। अंडर रूट। तो ये मैट्रिक्स x1 बन जाएगा 1 बाय अंडर रूट 1 2, और x2 बन जाएगा 1 बाय अंडर रूट 5 माइनस -2 -2 1। 1 तो आपके दो जो आइगन वेक्टर्स हैं वो हमने क्या कर लिए, नॉर्मलाइज कर नॉर्मलाइज हो गए। रिमेंबर, अब मुझे चूंकि ये प्रोसेस करना है ना, p इनवर्स a इंटू p, इससे P मेरा d आना चाहिए, और d किस फॉर्म में आना चाहिए, चलिए मैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज होंगी। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप, जिसके अंदर स्टेप 3 है। स्टेप 3 में मैं क्या करूंगा, मैं p मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करूंगा। अब p मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, x1 इधर रख लूंगा, x2 इधर, या किसी भी ऑर्डर में। तो अब इसके अंदर भी 1 बाय अंडर रूट 5 है और इसके अंदर भी 1 बाय अंडर रूट 5 है, कॉमन तो करेंगे। तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, एंड दिस एन इजी स्टेप। लेकिन जब दोनों से कॉमन होगा और मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट इसका हाँ स्क्वायर रूट तो इसका खैर रहेगा, ये जब मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो इसका स्क्वायर रूट चला जाएगा। तो पहला मैं इधर मैं x1 रख लेता हूँ, पहला x1 इस पोजीशन पे मैं रखता हूँ और x2 इस पोजीशन पे। तो x1 जब इधर रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 2, और x2 जब 2 इधर रखता हूँ तो -2 -2 1 1। तो ये मैंने p मैट्रिक्स बना लिया। रिमेंबर मैंने इस जगह पर कौन सी वैल्यू रखी है, x1, और इस जगह पर इस कॉलम पे x2, आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब मैं ये जो पहला मैंने ऑर्थोगोनल सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन और यूनिटरी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं, मैं ज़रा वो अप्लाई करके देखता हूँ। पहले मैं अपने मैट्रिक्स को चेक करता हूँ कि ये जो मेरा गिवन मैट्रिक्स है कि ये किस तरह से है। तो ज़रा ये चीज़ चेक कर ले,
एसिमेट्रिक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूं इस मैट्रिक्स का, ये जो मुझे ए मैट्रिक्स गिवन है, तो ट्रांसपोज फाइंड करके देख ले इसका। ट्रांसपोज इसका इसी के सिमेट्रिक बराबर है, मैट्रिक्स। ट्रांसपोज इसका इसी के बराबर ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आइगन वेक्टर्स हैं इसके, ये आइगन वेक्टर्स क्या है आपस में, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है। और ये चीज हमने पहले वेरीफाई भी की हुई है जब हम आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो अब हमारा इससे हमें क्या मिलेगा, ये जो प्रोसेस है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ये हमारे लिए एक आसानी पैदा करेगा। ये मेरा मैट्रिक्स जो बन रहा है ये वाला, ये किस तरह का मैट्रिक्स होगा, ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए मैं ऑर्थोगोनल सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता हूं। तो जो मेरा स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4, ऑर्थोगोनल सिमिलरिटी पी चूंकि ऑर्थोगोनल है, पी चूंकि ऑर्थोगोनल है, तो पी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, पी ट्रांसपोज। पी ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप, मुझे पी इनवर्स भी आराम से मिल गया, क्योंकि पी इनवर्स बराबर है पी ट्रांसपोज के, और पी ट्रांसपोज लेना बहुत एक आसान जॉब है। कैसे लूंगा, पी क्या है, इस पेज से देख ले, पी 1 2 1 2, -2 1। सो दिस इज 1 2 -2 1, तो पी ट्रांसपोज क्या हो 1 जाएगा इधर, ये 1 होगा 1 इधर 1 रहेंगे, माइनस। 1 यस डायगोनल सर। एंट्रीज तो ट्रांसपोज लेने से चेंज नहीं होती, बल्कि ये चेंज स्वैप हो होगी। जाएंगी। तो -2 इधर आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरा इनवर्स आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स है, दिस इज इक्वल टू पी इनवर्स, और ये मुझे आसानी से ट्रांसपोज से मिल गया, क्योंकि पी मैट्रिक्स किस तरह का मैट्रिक्स है, वो ऑर्थोगोनल है। अब लास्ट स्टेप मेरा ऑर्थोगोनल। ये है, नाउ एवरीथिंग इज रेडी। सो मैं ये चीज अब कर लेता हूँ, पी इनवर्स ए इंटू पी इज शुड बी इक्वल टू डायगोनल, या बी इस केस में मेरा पी इनवर्स क्या है, पी ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज ए इंटू पी इज इक्वल टू ये डी। तीनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूंगा एंड होपफुली आई विल गेट this D matrix. So let's quickly do this matrix multiplication. तो P ट्रांसपोज ये है, ये मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 1 1 2 -2। फिर A मैट्रिक्स रख लूंगा, A चूंकि मिडिल में है, मैंने ये जो वैल्यू है ना, ये P ट्रांसपोज की है या P इनवर्स की है, दोनों बराबर है इस केस में। So this is 5, this is 2, this is -2 and this is -2। फिर लास्ट पार्ट पे मैं क्या रख लूंगा, मैं P मैट्रिक्स रख लूंगा, और P मैट्रिक्स मेरा ये है। इसके अंदर भी ये 1/√5 कॉमन है, तो इसको इस पे से जब मैं अंडर रूट दोनों में ये है, सर तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अंडर रूट खत्म हो जाएगा दोनों से जब मैं ये कॉमन लूंगा। और यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 1 1 -2 और 2। अब मैंने इन तीन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे जो रिजल्ट आएगा वो फिर आखिर में इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो चले इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर ले वेरी क्विकली, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और इसको मैं एज इट इज रखता हूँ पहले। मल्टीप्लिकेशन में वो पहले यूज करता हूँ, और ये दोनों ये वाला जो पहले है ये एज इट इज आ जाएगा, 1/5 1 2 -2 1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दे। तो इनके मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई करके मुझे पहली एंट्री दे देंगे, जो मैं रेड कलर में यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो इससे क्या बनेगा, इसके मल्टीप्लिकेशन से 5, हरी अप, 5 -4 5 -4 तो क्या बनेगा, 1। 1 दूसरी एंट्री, ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई कर सेकंड ले, कॉलम तो इससे क्या बनेगा, 5 -10 -2 -10 -12 -12, वेरी गुड। फिर ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई कर ले, क्या बनेगा, 0 -2 -2 +2 वो आएगा 2। देखें ये -2 है, -2 इंटू 1, ठीक है। तो -2 इंटू 1 से 2 आ जाएगा, लेकिन जब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा। 4
ये तो सर यहाँ पर 4 आ एंट्री, जाएगा। तो कौन सी एंट्री आएगी? 2 अल्टीमेटली यहाँ पर जो एंट्री होगी दैट विल बी टू गुड। आराम से करते हैं कि इसमें हम गलती ना कर ले, क्योंकि ये यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में गलती कर ली तो मैं भी विल नॉट गेट और डी। सो फिर इसमें 6 आएगा। इसको माइनस मल्टीप्लाई माइनस कर ले प्लस और इसको मल्टीप्लाई कर, तो इससे आ जाएगा जब ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो क्या Six. बनेगा? +4 और +2 6। यस सर। सही है। अब मैं इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। सो इनको मैं आगे लेके बल्कि मैं इस तरह से करता हूँ ना कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखता हूँ। हाँ, थोड़ा सा इसी को आप कंटिन्यूस कि आपको लगे कि ये आपका ये कौन सा प्रोसीजर हमने कर लिया, ये हमने पी ट्रांसपोज ए और पी, तो इनमें से ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये रिमेंबर कि मैं ये पी ट्रांसपोज ए और पी कर रहा हूँ, और ये 1/5 में अपनी जगह लिख लेता हूँ। अब ये वाला मल्टीप्लिकेशन जरा कर ले, इस रो को 5 इससे क्या आ रहा है? 5 5 गुड, और इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर ले, 0 आएगा। आप देख ले आता भी है या नहीं ये सर आता है। आता है। ये सर -12 +12 गुड। प्लस दूसरे से ये रो ले ले और से भी इस आता है। 0 आएगा। चले ये भी अच्छा है। -2 +2 और फिर इस रो को लेके इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर ले, तो लेट्स सी कि क्या आता है। +24 +6 30 30 आ रहा है। आखिर में आप क्या करें, आखिर में ये 5 अंदर ले जाएं, सो पी ट्रांसपोज ए पी इज इक्वल टू 1। जब ये 5 अंदर ले जाएंगे तो ये 1 और ये 6, 6 0 0 0 0 एंड दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। एंड लुक इट, डायगोनल एंट्रीज क्या है? पहली आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू है, दूसरी आइगन वैल्यू दूसरे दूसरी आइगन वैल्यू है। और रिमेंबर इसको जरा देख लें, यहां पर हमने पी मैट्रिक्स किस तरह से बनाया था। यहां पर जो पी मैट्रिक्स हमने बनाया था, पी मैट्रिक्स में मैंने x1 इधर रखा था और x2 इस पोजीशन पे रखा था, तो मेरा d भी उसी ऑर्डर से बन गया है। x1 की करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू यहां पर आ गई और x2 की करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू उधर चली गई। ये आ गया 1 6। डी मैट्रिक्स इस तरह बन गया। अगर मैं इस x2 को इधर रखता और x1 को इधर रखता, तो फिर मेरा डी मैट्रिक्स किस तरह से बनना था? 6 1 6 1 0 0। तो ये आप खुद ट्राई कर ले, इसी प्रॉब्लम को इसके अंदर x2 इधर रख ले और x1 इधर रख ले, तो यू विल नोट कि जो आपका डायगोनलाइजेशन बनेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू डायगोनलाइज मैट्रिसेस। और इस वाले स्पेशल ये जो डायगोनलाइजेशन हमने कर ली, जिसके अंदर हमने पी इनवर्स किस तरीके से फाइंड कर लिया? पी ट्रांसपोज से। और ये हमने क्यों कर लिया? हमने इस वजह से कर लिया कि हमारा जो मैट्रिक्स था, हमारा मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स पी वाज ऑर्थोगोनल। तो इसकी डायगोनलाइजेशन हमने कर ली है ऑर्थोगोनल सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से। ऑर्थोगोनल सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं यहां पर थोड़ा सा, आई हैव 5 minutes in this session, so let me quickly discuss some of the quantum mechanics. अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर देख ले, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, आपके जितने भी ऑब्जर्वेबल्स हैं उसके करिस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस क्या कौन से होते हैं? हर्मिशियन। आपके सारे मैट्रिसेस हर्मिशियन होते हैं, H। अब अगर मैट्रिक्स हर्मिशियन है, देन इसको किस तरह से डायगोनलाइज किया जा सकता है? देन जो पी मैट्रिक्स बनेगा इसका, वो किस तरह से बनेगा? देन मॉडल मैट्रिक्स इज, मॉडल मैट्रिक्स किस तरह से बनता है? अगर ये देख लेना, आइगन वेक्टर रखेंगे, ये वाला देख लेना, ये
ये डिस्कशन देख ले। अगर हमारा Yes, मैट्रिक्स sir. हर्मिशन हो तो उसका करिस्पॉन्डिंग जो P बनेगा, P कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? Unitary. क्योंकि P के जितने भी आपके रोज होंगे, P के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे वो सारे x1, x2 और x3 वो क्या होंगे? वो ऑर्थोगोनल होंगे। So in quantum mechanics, every matrix which corresponds to an observable is Hermitian. जब ये Hermitian है तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? सॉरी, आइगन वेक्टर्स। Eigenvector orthogonal होंगे. आपके सारे जो जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। जब आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है तो अल्टीमेटली आपका जो मैट्रिक्स बनेगा, मॉडल मैट्रिक्स, वो किस तरह से होगा? Unitary matrix. यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। और यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए क्या होगा? आपका जो P होगा, P इनवर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? P dagger. P डैगर के। तो H को जब आप डायगोनलाइज करोगे H को, तो H की डायगोनलाइजेशन कैसे होगी? डायगोनलाइजेशन तो इस तरह से है ना, Yes, sir. बट यहां पर क्या होगा? P dagger HP. H इंटू P इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपके जो मैट्रिसेस होते हैं उनकी डायगोनलाइजेशन हम करते हैं थ्रू विच ट्रांसफॉर्मेशन? Unitary transformation. यूनिटरी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिटरी similarity transformation, and this is the kind of thing which is required from you in quantum mechanics courses कि आपको यूजुअली एक फिजिकल सिचुएशन यूजुअली आपको पता होता है, आप उस फिजिकल सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग जो हैमिल्टोनियन है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसके मैट्रिक्स फॉर्म में भी उसको आप आराम से लेके आ सकते हैं। और ये प्रोसेस हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि आप हैमिल्टोनियन को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लाते हैं, ये चीज़ हमने ऑलरेडी देखी हुई है ना। ये इफ़ यू रिकॉल कि अगर आपके पास किसी हैमिल्टोनियन का मैट्रिक्स फॉर्म ये होता है, दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स एलिमेंट। इस मैट्रिक्स एलिमेंट से आप किसी हैमिल्टोनियन का मैट्रिक्स फाइंड कर ले। मैट्रिक्स आपके पास आ गया तो यूजुअली अगर ये फिजिकल ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन है और हैमिल्टोनियन होता भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल के करस्पॉन्डिंग है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा दिस विल बी ऑटोमेटिकली हर्मिशन। अब जब हर्मिशन मैट्रिक्स है तो इसकी आइगन वैल्यूज आपके पास क्या आएंगी? ऑर्थोगोनल फॉर डिफरेंट लैम्डास। ठीक है, ये नोट करना जरूरी है। जब लैम्डास डिफरेंट होंगे तो तब आपके आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। जब आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है तो उसका जो मॉडल मैट्रिक्स बनेगा, डायगोनलाइजेशन के लिए मॉडल मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होता है, पी मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होता है। तो ये पी मैट्रिक्स किस तरह का मैट्रिक्स बनेगा? ये यूनिटरी मैट्रिक्स Unitary बनेगा। matrix. और यूनिटरी मैट्रिक्स आपके डायगोनलाइजेशन का जो मेन प्रोसेस है डायगोनलाइजेशन का, वो ये है। डायगोनलाइजेशन का डेफिनेशन ये है, किसी मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में लेके जाना, ये प्रोसेस है। लेकिन अगर आपका मैट्रिक्स यूनिटरी है, ये जो मॉडल मैट्रिक्स या जो पी मैट्रिक्स है, अगर ये यूनिटरी है तो फिर ये इनवर्स बहुत आसान हो जाता है। तो हर्मिशियन मैट्रिसेस को हम यूनिटरी सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से डायगोनलाइज करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन फ्रॉम माय साइड। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है सो यू आर मोर देन वेलकम। We still have 1 minute to discuss your questions, and if you have more questions then I can arrange an extra meeting for that as well. So this is up to you. So अगर कोई question है so please go ahead. No, sir. कोई question नहीं है. So Thank you, if sir. you Allah do not Hafiz. have any question then I'll